मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और कल हमने जो प्रैक्टिस सेट डाला था वो ऑफ स्क्रीन डाला था और उसमें हमने कमेंट पूछे थे कि कैसा लगा आपको वीडियो, अगर इस तरह से बनाया जाए तो कैसा लगेगा या ऑन स्क्रीन बनाया जाए तो कैसा लगेगा। तो बताया, जैसे कि आप लोगों ने बताया तो मुझे अच्छा लगा। कहा कि ऑन स्क्रीन बनाओ तो ऑन स्क्रीन फिर से दूसरा वीडियो, लेकिन यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी का चल रहा है। रुक्मणी के प्रैक्टिस सेट जो दिए गए एसएससी जीडी के जो आए हुए हैं उन्हीं को बाकायदा क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को जिससे दबा दिया करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा, जो जीएस का या एसएससी जीडी का जो टेस्ट है उसमें से हम लोग जीएस की बात करेंगे। जीएस का सेट नंबर 2 होगा और वो आपको टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक भी हम उसमें दे देंगे और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उन सब की भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और भी जो जितने वीडियो अभी तक बनाए हैं उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वीडियो पर, तो आप लोग देखेंगे जरूर और उनको भी देखें। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ चुका होगा, आपने देखा होगा, और वो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी यानी पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि पुडुचेरी जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब से भाग लेना शुरू हुआ। तो हम लोग अगर बात करें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधान मंडल है, पहले ही बात कर ले। अगर हमने कहा है केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधान मंडल है। 3 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधान मंडल है। एक है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा अभी हाल ही में राज्य था और 2019 में जब अधिनियम आया 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर को राज्य से दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो उसमें से जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो याद रखना ये 3 राज्य हैं जहां पर केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर क्या है, विधान मंडल की व्यवस्था है। तो इन्हीं विधान मंडलों में अगर बात करें जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी को विधान मंडल का दर्जा कब मिला था, तो 14वां संविधान संशोधन द्वारा, 14वां संविधान संशोधन द्वारा, 14वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को विधानमंडल का दर्जा दिया गया था। यानी पुडुचेरी में विधानमंडल 14वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। और दिल्ली में जो विधानमंडल बना था, दिल्ली में जो विधानमंडल बना वो बना है 68वां संशोधन द्वारा। दिल्ली में जो विधानमंडल बना वो 68 संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था विधानमंडल यहां पर। और यहाँ की विधानमंडल की बात करें तो ये पुराना ही विधानमंडल है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय विधानमंडल प्रावधान किया गया था। वर्तमान में अगर कहा जाए तो वर्तमान में कितनी कितनी सीटें हैं, तो अगर बात करें पुडुचेरी में जो वर्तमान सीटें हैं वो हैं 33, जिनमें से 3 क्या होती हैं, राज्य सरकार द्वारा चुनी जाती हैं। राज्य सरकार 3 केंद्र सरकार द्वारा चुनी जाती हैं और बाद बाकी पर निर्वाचन होता है। इसके बाद अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 है। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 है। पुडुचेरी में विधानसभा की सीटें कितनी है, ये क्या है, विधानसभा सीटें। ध्यान से समझना, हर चीज को बताते जा रहे हैं। विधानसभा की सीटों की बात करें अगर पुडुचेरी में कितनी है, 33 है। दिल्ली में कितनी है, 70 है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय वर्तमान में 90 हो चुकी हैं।
जो वर्तमान में परिसीमन आयोग बना था उसमें कितनी हो चुकी हैं? दिल्ली में 70 और जम्मू कश्मीर में कितनी वर्तमान में 90 हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर 7 सीटें और बढ़ाई गई थी। तो इस तरह से याद रखना। तो ये बात हो गई। अब बात हम लोग करें, जो क्वेश्चन था वहां पे क्वेश्चन है कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। तो अगर बात करें हम लोग कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसको एक सेकंड रुकना आप लोग। दिल्ली और ये तो ध्यान सुनना। दूसरी बात, अगर हम यही बात करें, जो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में कब से शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो उसके लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, वो था 17वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इन दोनों को हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला, ये कह सकते हैं। अगर कहें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, अगर हम बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। इसके बाद में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के और निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद में तीसरा पार्ट जो बताया वो तुम्हारा ये वाला पार्ट बताया, जो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी यानी दो ही केंद्र शासित प्रदेश अभी है वर्तमान में। यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर ने प्रावधान अभी नहीं रखा गया है, लेकिन पुडुचेरी और दिल्ली के अभी भाग ले रहे हैं। अगला जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कुछ प्रावधान किया जाएगा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य में जो विधानसभा है, विधानमंडल, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधान मंडल यानी विधानसभा के, क्योंकि ये विधानमंडल यहाँ पर विधान परिषद होती नहीं तो विधानसभा ही है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर कहें तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 17वां संविधान संशोधन किया गया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? जाके बी नंबर आंसर होगा जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन अगला, और स्क्रीन पर आ चुका होगा। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना समय के यानी सबसे, इसमें जो क्रम दिया गया उसमें सबसे बाद में हुई है? कौन सी घटना ऐसी है जो इन सबके बाद में घटना घटी है? तो अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल की बात करें अगर हम लोग, तो अकबर के शासनकाल में बहुत सारी व्यवस्थाएं आई, जिसमें से दास प्रथा। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए अकबर के शासन में? जैसे दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। इसके बाद में जो धार्मिक कर था, या कह सकते हैं आपका जजिया कर, जजिया कर था। इस जजिया कर को समाप्त किया था 1563-64 में। और इसके बाद में 1564 जजिया कर हो जाएगा। इसके बाद में जो आया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी 1561 में, 71 में। फतेहपुर सीकरी 1571 में। इसके बाद में राजधानी का परिवर्तन हुआ था। राजधानी परिवर्तन, राजधानी फिर किसे बना दी? आगरा से कहां ले गए थे? आगरा से सीकरी ले गए थे। फतेहपुर सीकरी ये भी कब ले गए थे? 1571 में ही ले गए थे। इसके बाद एक काम आता है 71 के बाद में जो दयसाला प्रथा थी,
दहसाला प्रथा थी। दहसाला प्रथा को 1580 में शुरू किया था। इसके बाद में एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म की बात करें तो दीन इलाही धर्म चलाया था। ये कब चलाया था? 1582 में। तो इस तरह से वहां पर अगर हम उसमें ऑप्शन की बात करें तो उसमें ऑप्शन में जो उसमें लिखा है राजस्व प्रणाली दहसाला प्रथा, ये चलाई गई थी। ऑप्शन पहला दिया गया है जो ये चलाई गई, मैंने आपको बताया दहसाला प्रथा 80 में चलाई गई। इसके बाद में अगली बात करें तो इसमें लिखा है दीन इलाही धर्म चलाया गया 82 में। तो इसके बाद में हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी इससे पहले हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, तो ये भी नहीं है। और इसके बाद में उसमें लिखा है कौन सा? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था वो बनवाया गया था 1573 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया गया था? 1573 में। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे लास्ट का जो समय घटना आती है इसमें, तो वो आती है दीन इलाही धर्म, और दीन इलाही धर्म 82 में चलाया गया। तो इस तरह से इसका आंसर कहें तो इसका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? जाके बी नंबर इसका भी आंसर होगा, जाके याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका होगा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अत्यधिक बहुत अधिक पास या अधिक हो, सूर्य से पृथ्वी अधिक हो दूरी पर हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ये दो क्वेश्चन आते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो, इसे पास की बात स्थिति कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी अत्यधिक दूर हो, तो ये दूर के लिए आता है। उन स्थितियों को क्या कहा जाता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूर हो तो उस स्थिति कहते हैं उपसौर। जब पृथ्वी अत्यधिक दूर हो तो इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहेंगे? अपसौर। जब पृथ्वी अत्यधिक पास हो तो इसे कहेंगे उपसौर। तो याद रखना इस तरह से कंडीशन। ये दूसरा क्वेश्चन यहां पूछता है, जब ये पास दूर होता है तो उस समय दूरी कितनी होती है उसकी? तो दूरी की बात करें तो ये मिलती है 15 करोड़ किलोमीटर के, इतनी मिलेगी। और न्यूनतम दूरी जो मिलती है, वो पास की जो दूरी मिलती है, वो दूरी कितनी होती है? वो दूरी होती है 14.71 करोड़ किलोमीटर में होती है। अगर कहें यह स्थिति किस तारीख को होती है, यह स्थिति किस तारीख को होती है? जब दूर की स्थिति होती है तो दूर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, और पास की स्थिति होती है ये 3 जनवरी को। तो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनना। अगर कह दे जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो तो वह स्थिति किस तारीख घटेगी, तो घटती है 4। अत्यधिक पास हो तो घटेगी 3 जनवरी को। जब अत्यधिक दूर हो तो किस तारीख घटेगी? 4 जुलाई को। तो इस तरह से याद रखना। अगर कैसे याद करेंगे तो मैंने तरीका आपको बताया था। जब न्यूनतम है, न्यूनतम का मतलब पास, पास का मतलब जो पहली डेट है। 4 और 3 में कौन पहली डेट? 3 डेट पहले आएगी। और अगर कहें जुलाई और जनवरी में महीना कौन सा आता है? जनवरी का महीना। इस तरह से कह सकते हैं 3 जनवरी पास की डेट है, इसलिए ये पास वाली डेट होगी जाके, और बाद बाकी जो दूसरी बची है वो दूर की डेट होगी जाके। और दूसरी एक कंडीशन और बताई थी, यहाँ पे लिखा उपसौर, यहाँ पे लिखा अपसौर। अगर कहें वर्णमाला में आ जो शब्द आता है और वर्णमाला में उ शब्द आता है, थोड़ा यहाँ कंडीशन उल्टी है, बस इतना ध्यान देना। कंडीशन ये है, जब हम दूर की बात करें तो हमें आ शब्द देखना है, जब न्यूनतम की बात करें तो हमें उ शब्द देखना है। इस तरह से ध्यान देना, याद रखना ये दो चीजें। इसके बाद एक शब्द और आता है उपभू। उपभू और अपभू क्या होता है? देखिए यहां सौर था तो पृथ्वी और सूर्य की बात कर रहा था, या उपभू है तो यहां बात करेगा चंद्रमा और
पृथ्वी के बीच। जैसे उपभू बोला मैंने तो ये पास हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक पास हो, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक पास हो उसे कहेंगे उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक दूर हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? तो याद रखना उस स्थिति क्या कहेंगे? उपभू कहेंगे। तो दूर के लिए कौन सी आ जाएगी? उपभू। जैसे यहां पर दूर के लिए क्या था? अपसौर था। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा? और अगर पास के लिए कह दें उपभू है, ऐसे यहां पर पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो वहां पास की बात करें तो वहां पर मिलेगा उपसौर। इस तरह से यहां पर मैंने आपको बताया उपसौर और अपसौर या उपभू और अपभू। ध्यान देना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, इसमें एक शब्द और लिखा है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा जाके, तो आंसर इसका मिलेगा या बी नंबर। इसका भी बी नंबर ही आंसर है। इसका भी आंसर क्या आएगा? बी नंबर ही आएगा। अपसौर जब कह रहा अत्यधिक पास है, अत्यधिक पास के लिए उपसौर था, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा अत्यधिक दूर की बात कर रहा है तो दूर के लिए क्या आ जाएगा? अपसौर क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन लिखा है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर हम बात करें पित्त क्या होता है और कहां से निकलता है, पित्त क्या होता है और कहां से निकलता है, तो देखिए जरा। पित्त जो होता है एक शब्द मिलेगा यकृत। यकृत, यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव, पहले तो एक बात याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इस यकृत को लीवर भी कहते हैं और इसी लीवर को क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। ध्यान समझना, इसे क्या क्या कहते हैं? मैंने कहा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद में अगर बात करें इसे क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी है, तो याद रखना ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो एंजाइम का स्राव करें, एंजाइम निकलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? जो हार्मोन्स निकलते हो, हार्मोन्स निकालते हो। जहां से हार्मोन्स निकलते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जहां से एंजाइम निकलते हैं वो क्या होते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगर कहें हार्मोन्स का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है, और एंजाइम का कार्य क्या है? एंजाइम का कार्य क्या है? हार्मोन्स का काम होता है संकेत देना, एंजाइम का कार्य क्या है? पाचन करना। किसका? भोजन का, भोजन का पाचन करना। याद रखना। तो मैंने बताया यकृत कैसी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर कहा जैसे लीवर भी कहते हैं, जिगर कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं। और एंजाइम जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना। अगर हम कहें अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है? संकेत देना। हार्मोन्स का काम क्या होगा? संकेत देना। अगर हम बात करें यकृत कैसी ग्रंथि है, तो यकृत कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। आम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में लिखा है पित्त का कार्य क्या होता है, तो यकृत से ही क्या निकलता है? पित्तरस। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है यकृत से, पित्तरस निकलता है यकृत से। और यही पित्तरस संचय कहां पर होता है? पित्तरस कहां पर संचय होता है? अगर हम कहें पित्तरस का संचय, पित्तरस कहां पर इकट्ठा होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में इकट्ठा होता है।
जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इस पित्ररस का काम क्या होता है उसकी बात करें अगर हम लोग, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होगा जो भोजन होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं आमाशय में, हमारे पास जो मुख गुहा से भोजन जाता है, मुख गुहा के बाद इसके बाद आहार नाल से होते हुए वो भोजन होता है अम्लीय माध्यम में। तो ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम बनाता है। भोजन क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय माध्यम बना देता है, और ये भोजन क्षारीय माध्यम बन जाता है। इस तरह से ये भोजन को क्या करता है, जब क्षारीय माध्यम बनाता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो बसा होता है, बसा का इमल्सन करता है, बसा का इमल्सन करता है। और इमल्सन का मतलब क्या होता है, बसा के इमल्सन करता है। इमल्सन का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, अगर इमल्सन की बात करें अर्थ क्या है, यह क्या करता है, बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे पीस बना देता है, और इस घटना को इमल्सन कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो मैंने पूरी बात यहां पर बताई। तो यह क्या करेगा, पाचन करेगा। मैंने पहले ही बता दिया एंजाइम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो आंसर इसमें आ जाएगा, यह पाचन करेगा। इसके बाद उसमें लिखा है यह अवशोषित हुए बसा का इमल्सन करता है। इमल्सन का मतलब जो भी हम बसा खाते हैं, जो बसा युक्त पदार्थ होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में ये तोड़ देता है, जिससे हमारा शरीर आगे पचा सके। और इसी यकृत में ही क्या हो जाता है, एक पथरी हो जाती है। उस पथरी को अगर निकालने के दौरान उस गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है शरीर से, तो वह व्यक्ति बसा युक्त पदार्थों को नहीं खा पाता। क्यों, कि अगर बसा युक्त पदार्थों को खाएगा तो उसके पास में पित्त नहीं है, पित्त बनेगा नहीं, संचय नहीं होगा, तो बसा को जो इमल्सन क्रिया नहीं हो पाएगी। जब इमल्सन क्रिया नहीं हो पाएगी तो बसा उसका डायरेक्ट आमाशय में जाएगा, और वहां पर उसके शरीर में प्रभाव होगा। क्योंकि ये माध्यम भी चेंज कर रहा है, माध्यम क्षारीय बना रहा है, और वो माध्यम सीधा डायरेक्ट चला जाएगा, अम्लीय माध्यम हो जाएगा, और पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट क्या करता है, यकृत का काम ये है। इतना मैंने बताया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाके डी नंबर आंसर होगा। जाके क्या आंसर होगा, डी नंबर लिखा है, पाचन करना तथा अवशोषण हेतु बसा का इमल्सन करना। मैंने कहा पाचन भी करता है और बसा का क्या करता है, इमल्सन करता है। इस तरह से इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें अगर हम लोग, तो कहाँ हुई, तो मुस्लिम लीग के बारे में जैसे बात करें, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो होती है ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर होती है, ढाका में होती है, और 30 दिसंबर 1906 को होती है। तो हम लोग मुस्लिम लीग की बात करें अगर हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को होती है। स्थापना करने वाले कौन थे, तो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था सलीमुल्लाह, और दूसरे का नाम था आगा खां। दो व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह और आगा खां थे। इन दोनों ने कहां पर की थी, ढाका में की थी। ढाका में इसका क्या है, हाई क्वार्टर बनाया गया था, मुख्यालय बनाया गया था ढाका में। और दूसरी बात, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे सलीमुल्लाह। इस तरह से याद रखना, अगर कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो 1906 में होती है। दो व्यक्तियों ने की थी, सलीमुल्लाह और आगा खां ने। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सलीमुल्लाह बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है, ढाका में है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बात आती है 1916 की। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, किसका, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन हुए, कांग्रेस के भी अधिवेशन होते। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, और उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगर कहें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो याद रखना, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इस
अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, मुस्लिम लीग भी गए थे, गरम दल भी थे, गरम दल और नरम दल के भी सदस्य थे। इन तीनों ने मिलकर भाग लिया था किसने, लखनऊ अधिवेशन में। और इन तीनों को मिलाने का श्रेय जो जाता है, इन तीनों को आपस में भाग लेने का श्रेय जो जाता है वो जाता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से तीनों लोग इकट्ठा मिले थे। तो कह सकते हैं किसके प्रयास से, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से तीनों लोग, तीनों दल मिले थे, तीनों दल मिले थे। कौन, याद रखना, मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल कब मिले थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो इस तरह से अगर हम कहें मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया, तो मैंने उसमें अच्छा मुख्यालय पूछा गया था, स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना होती है ढाका में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या होगा जाके, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा जाके, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन लिखा है सोडियम की खोज किसने की थी, सोडियम की खोज किसने की थी। तो हम आगे देखें, सोडियम की खोज किसने की। सोडियम एक धातु है, बिल्कुल है। सोडियम क्या है, एक ये धातु है, सोडियम धातु है, और ये ऐसी धातु है जो सबसे मुलायम है, सबसे मुलायम धातु है, ये सबसे मुलायम धातु है। दूसरा पॉइंट, इसे कहाँ रखा जाता है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ क्रिया करके बहुत तीव्र गति से जलने लगता है। ये क्या होता है, अगर कहें क्यों रखा जाता है, तो यह वायु या जल के संपर्क में आने पर तीव्र गति से जलने लगता है। संपर्क में आने पर क्या होता है, तीव्र गति से जलने लगता है। अगर हम कहें इसकी खोज किसने की, जो क्वेश्चन है इसकी खोज की है किसने, तो इसकी खोज की है डेवी ने। किसने की है, डेवी ने। इस तरह से इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसने की है, डेवी ने की है। तो याद रखना डेवी ने किस किस तत्व की खोज की है, किस किस की खोज की है। तो डेवी ने कौन कौन सी खोज की है, डेवी की, यानी डेवी ने खोजे तत्व, कौन कौन से तत्व खोजे हैं, डेवी ने कौन कौन से तत्व खोजे हैं। एक तो मैंने बताया सोडियम भी खोजा, कैल्शियम की खोज किसने की है, डेवी ने ही की है। इसके बाद में बेरियम की खोज किसने की है, डेवी ने ही की है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये तो इनकी बात हो गई। क्वेश्चन है जो ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ये की प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन खोज किसने की, प्रिस्टले ने की। अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडस ने की, कैवेंडस ने की। अगर कह दें हीलियम की खोज किसने की, जॉनसन ने की, हीलियम की खोज किसने की, जॉनसन ने की। इस तरह से और भी बहुत सारे तत्व मिलेंगे, जैसे कह रेडियम की खोज किसने की, रेडियो एक्टिव तत्व पहला बनाया गया रेडियम, तो मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने।
मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने की। इस तरह से बहुत सारे तत्व मिलेंगे, तो इस तरह याद रखना इन तत्वों की खोज। तो इस तरह से इसका आंसर हमने क्या बताया, इसका आंसर मैंने बताया ए नंबर, हमफ्री डेवी ने। तो इस तरह से डेवी याद रखना, डेवी ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, आप लोग आंसर दें। तो आप लोग अपना भी दैनिक कर्तव्य निभाते रहें, इस वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट करके जरूर बताते रहें कैसा लग रहा है, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन और बताया जाए, क्या अपडेट किया जाए, वो चीज़ आप सजेशन देते रहेंगे तो आप उसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। और क्या देना चाहिए और क्या आपको ज़रूरत है उस चीज़ की हम बात करते हैं, कौन से टॉपिक चाहिए क्या नहीं, उन चीज़ की हम आप बताएंगे तो हम उसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आपने आंसर दिया होगा, सोचा होगा। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी इसमें लिखा है तो बाबर लिखा है, मोहम्मद बिन कासिम लिखा है, गजनबी लिखा है, गौरी लिखा है। तो इसका आंसर होगा जाके सी नंबर, मोहम्मद बिन कासिम। हम लोग बात कर ले, थोड़ी चर्चा कर ले इसमें, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम ये क्या है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है। तो इस तरह से ये तो आंसर हो गया। अगर कहते प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, तो उसका आंसर आता है महमूद गजनवी। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अगर कहा जाए तो महमूद गजनवी। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक, प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन बना, तो वो बना था गौरी, मोहम्मद गौरी, याद रखने मोहम्मद गौरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहां पर वर्णन मिलता है, एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा पुस्तक है, तो इसे लिखा है, अगर कहें इसको लिखा किसने है, तो इसे लिखा है अमीर अहमद ने लिखा है। तो याद रखना इसकी पुस्तक, इस पुस्तक में, ये पुस्तक किसके बारे में बताता है, तो सिंध के एक राजा थे, सिंध दाहिर जो है, सिंध राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर के पिता का नाम था चच, पिता का नाम क्या था, चच था। तो उन्हीं के नाम पर लिखी गई चचनामा। याद रखें सिंध प्रांत के जो राजा थे दाहिर, उनके पिता का नाम था चच, उन्हीं के नाम से पुस्तक लिखी गई है चचनामा पुस्तक। और इसी पुस्तक में ये आक्रमणकारियों का वर्णन मिलता है। तो याद रखना, अगर कहते प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है, इसके प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला कौन है, मोहम्मद बिन गौरी, मोहम्मद गौरी आ जाएगा, इधर मोहम्मद गजनबी आ जाएगा और इधर कौन सा आ जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन याद रखना। एक बाबर भी दिया है, बाबर भी आक्रमणकारी एक तरह से रहा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, ज्यादा फिर हो जाएगा, उसमें बताते जाएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर बाद में टाइम समय भी हो जाएगा, बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहते। तो क्वेश्चन है भारत का वो है राज्य जहां विश्व के प्रथम थोरियम का भंडार मिलता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर थोरियम का भंडार मिलता है, तो भारत में ही है। सबसे ज्यादा भारत थोरियम का भंडार रखता है, भारत में थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा है, भारत में थोरियम का भंडार विश्व में प्रथम है, ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत थोरियम के भंडार में। अगर कहे भारत में कहां पर पाया जाता है, तो ये मिलता है केरल में। केरल में एक बालू मिलती है जिसका नाम है मोनोजाइट, मोनोजाइट
बालू में, मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है ये मोनोजाइट बालू। और इस तरह से कह सकते हैं थोरियम का ये अयस्क भी है। अगर कहें थोरियम का अयस्क क्या है, तो थोरियम का अयस्क मोनोजाइट ही है। थोरियम का अयस्क क्या मिलता है, मोनोजाइट ही मिलता है। थोरियम का अयस्क क्या मिलेगा, मोनोजाइट ही मिलता है। और ये कहां से प्राप्त होता है, केरल से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें थोरियम की खोज किसने की थी, तो हमने कुछ तत्वों की पीछे बात कर ली। थोरियम की खोज की बात करें तो ये इसने इसकी खोज की वर्जीलियस ने। किसने की है, इसकी खोज किसने की है, वर्जीलियस ने की है, याद रखना। इसकी खोज किसने की है, वर्जीलियस ने की है थोरियम। तो इस तरह से याद रखेंगे, थोरियम की बात हुई। तो इस तरह से अगर कहा जाए भारत में कहां पर पाया जाएगा, तो केरल में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है। ज्वालाव्रत का मतलब है अग्निवलय क्षेत्र, अग्निवलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अग्निवलय क्षेत्र क्या होता है, अग्निवलय क्षेत्र क्या होता है, तो अग्निवलय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर मिलता है। कौन सा मिलता है, अग्निवलय क्षेत्र, ये कहां पर मिलता है, ये मिलता है प्रशांत महासागर में। जिन लोगों ने प्रशांत महासागर का वीडियो नहीं देखा है, मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो वो वीडियो बाकायदा पूरा पड़ा हुआ है, वहां पर पूरी चीज बताई गई है। तो वहां पर आप समझेंगे क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर उस तरफ इतना याद समझे, अग्निवलय क्षेत्र कहां पर मिलेगा, प्रशांत महासागर। और अग्निवलय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हो, या विभिन्न प्रकार की भूकंपी जैसी घटनाएं मिलती हो इस क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं। वो किस सागर मिलेगा, प्रशांत महासागर मिलेगा। और यहाँ पर पाया जाने वाला कौन सा ज्वालामुखी है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया, विसुवियस दिया गया है। तो प्रशांत महासागर में जापान मिलता है, तो जापान में कौन सा आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्यूजियामा। कौन सा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी मिलता है। कहां पर, ये याद रखना, जापान में मिलता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर मिलेगा, जापान में मिलेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें विसुवियस कहां पर मिलता है, तो विसुवियस इटली मिलता है। स्ट्राम्बोली तो मैं बताया, एटना बताया, ये भी स्ट्राम्बोली एटना कहां पर मिलेंगे, एक हम कहें एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये दोनों, और विसुवियस ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी कहां पर मिलते हैं, ये इटली में मिलते हैं। जिसमें से ये दो सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो याद रखना, ये दो सक्रिय है और ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इस तरह से भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक का नाम होता है बैरन, एक का होता नाम होता है नारकोंडम। याद रखना, एक का नाम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी। अगर कहें बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं, ये कहां पर है, भारत में। और भारत में कहां पर है, तो ये मिलते हैं अंडमान में, अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में मिलते हैं। अगर कहा जाए अंडमान निकोबार में इन दोनों में कौन सक्रिय है, कौन प्रसुप्त है, तो बैरन मतलब बर्न, बर्न में जलना, और जलने की बात करें तो सक्रिय हो जाएगा। और नारकोंडम कैसा है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहीं कहीं ये शांत ज्वालामुखी लिखा होता है। कुल मिला के सक्रिय ज्वालामुखी अगर कहें भारत में एक ही है, तो वो कौन है, बैरन ज्वालामुखी। तो याद रखना, ये हो गया। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें कितने प्रतिशत जीतनी अनिवार्य है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना है, राज्य पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, या कोई नॉर्मल पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो उसको क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो 3 शर्तें इसकी अधिक से अधिक होती हैं। अगर कहा जाए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी अगर कहें भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, बस इतना जाने अभी, तो कितनी है, 8। अंतिम जो बनी है वो बनी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी ये नई है, 8वीं जो बनी है,
8वीं बनी है। अगर हम इसकी शर्तों की बात करें किस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है, तो 3 शर्तें होती हैं। एक शर्त तो उसमें ऑप्शन क्वेश्चन ही दिया गया है, तो उसमें लिखा गया है लोकसभा में, जिस किसी राज्य में लोकसभा के चुनाव हो रहे हो, बात समझना यहाँ पे, लोकसभा में 2% सीटें जीतनी आवश्यक होंगी। कितनी? 2% सीटें लोकसभा में अगर सीटें आप जीत जाते हैं, वो भी शर्त कहां पर? 3 राज्यों से। 3 राज्यों में अगर आप 2% सीटें जीतते हैं तो कुल सीटों का कितना? 2%। कुल का 2% अगर सीट जीत जाते हैं तो आपको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, वो भी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इस तरह से अगर हम कहें तो इसका आंसर कितना होगा जाके? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस तरह से इसका आंसर तो ए नंबर हो जाएगा। शर्त नंबर 1 हो गई। शर्त नंबर दूसरी क्या है? एक होती है 6% वोट मिल जाए। 6% वोट कैसे? यदि किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा का चुनाव पड़ रहा हो, लोकसभा का या किसी विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव में जो वैध मत है, वैध मत का 6% अगर वोट मिल जाते हैं, कितने परसेंट? 6% वोट मिल जाते हैं अगर वैध मतों का आपको, तो क्या होगा? 6% अगर वोट मिल जाते हैं वैध मतों का, तो वो क्या बन जाती है? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इस तरह से ध्यान देना ये शर्तें। तो मैंने कहा भारत में कुल कितनी है? 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से नई बनी है एनपीपी, मेघालय में बनाई गई है। अगर कहें तो एक शर्त तो मैंने बताई जो उसका आंसर था 2%। एक शर्त और बताई, विधानसभा या लोकसभा में अगर वैध मतों का 6% वोट मिल जाए तो इस तरह से वो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लेगी। अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये कितनी बार बताया गया है? अगर कहा जाए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मैंने कहा मूल संविधान में संख्या 0 थी। इसके बाद में इसे क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। और हमने कहां से लिए? अगर कहें ग्रहण कहां से किए हम लोगों ने, तो ये ग्रहण किए रूस से। अगर क्वेश्चन कह दे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में है 11। अगर कहें 11वां वाला कब जोड़ा गया? 11वां तो एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? शिक्षा से था। शिक्षा का मतलब यहाँ पर है माता पिता का दायित्व होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ये किसमें आता है? 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। और इस तरह से कह सकते हैं ये संशोधन ही किसका है? अगर कहे शिक्षा संशोधन भारत संविधान में कौन सा हुआ? शिक्षा के लिए संशोधन वो हुआ है 86 संविधान संशोधन। जो क्रम है वो शिक्षा के लिए ही हुआ है। तो याद रखना वर्तमान मूल कितने हैं? मूल में 0 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए, वर्तमान में एक और जोड़ा गया, 11 हो गए। इस तरह से अगर कहां से लिया गया? रूस से। अगर कहें कौन सी समिति बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में, स्टार्टिंग में नहीं थे, बाद में हमें ये कर्तव्य दिए गए। अगर कहा जाए किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो वो अनुच्छेद की बात करें अगर हम लोग, तो है जो आंसर ही है वो अनुच्छेद है 51 के ए में जोड़ा गया। कहां पर? 51 के ए में जोड़ा गया। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर मिलेगा। क्या आंसर आएगा? इस तरह से इसका आंसर क्या मिलेगा? सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है।
अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी, एक होती है राज्यवादी, एक होती है मिश्रित। जो राज्यवादी होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है साम्यवादी, एक होती है समाजवादी। अगर कहें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगर जनकदाता की बात करें, इसके जनक कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ थे इसके इसके जनकदाता। इसके कहें तो इसके होते हैं कार्ल मार्क्स। इसके कौन होते हैं, कार्ल मार्क्स। याद रखना। अगर कहें ये होती क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी लोग होते हैं, निजी क्षेत्र में बाजार का नियंत्रण हो, निजी क्षेत्र के हाथ में बाजार का नियंत्रण हो, के हाथों में बाजार का नियंत्रण हो। निजी क्षेत्र के हाथ में बाजार का नियंत्रण हो। और राज्यवादी समाजवादी ये क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, बाजार का जो नियंत्रण होगा, बाजार का जो नियंत्रण होगा इन दोनों में, वो सरकार के हाथ में होगा। किसके, सरकार के हाथ में होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, यहां पर बाजार में नियंत्रण किसके हाथ में होगा, बाजार का नियंत्रण यहां दोनों के हाथ में होगा, निजी हाथ में भी होगा, निजी और सरकार, यानी जहां पर निजी और सरकार दोनों के हाथ में हो, उस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और समाजवादी साम्यवादी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी, भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की कैसी है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। उसमें मिश्रित में अगर हम बात करें कौन कौन सी मिश्रण में होती है, तो वो होती है पूंजीवादी और समाजवादी, ना कि साम्यवादी। साम्यवादी व्यवस्था कहां पर मिलती है, चीन मिलती है हमें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पर मिलती है, यूएसए मिलती है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर मिलती है, हमें रूस में मिलती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर मिलती है, यह मिलती है भारत में। तो याद रखना, फ्रांस में भी मिलती है और कहां पर मिलती है, भारत में भी मिलती है। फ्रांस में मिलेगी और भारत में मिलेगी। तो याद रखना इस तरह से। अगर वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर तात्पर्य है, इसका आंसर सी होगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह स्वायत्त हो। जहां पर निजी और सार्वजनिक, यहाँ पर निजी और सरकार दोनों का स्वायत्त हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जाके सी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक का निर्धारण करता है। यानी आंख में जो रंग होते हैं, हम विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं देखते हैं, उन रंगों को हम कैसे पहचानते हैं। तो आंख का ऐसा कौन सा भाग है जिसके कारण हम लोग रंगों को पहचान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करें जरा। इसका आंसर होगा आइरिस। क्या होगा जाके, आइरिस। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन सुनते जाएं, अगर कहा जाए तो आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक द्वारा निर्धारित होता है, तो आंख में एक स्थान होता है आइरिस। इस आइरिस के कारण क्या होता है, रंग का निर्धारण होता है। अगर कहे कॉर्निया भी होती है, उसमें कॉर्निया होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन होता है, यानी जो आंख दान होती है, जो आंख दान के दौरान किस भाग को निकाला जाता है, कॉर्निया भाग को। हम आंख जब दान करते हैं तो उसमें कौन सा भाग निकाला जाता है, कॉर्निया भाग। अगर कहें आंख में समान रूप से कौन सा लेंस लगा होता है, आंख में सामान्य रूप से लेंस कौन होता है, तो आंख में सामान्य रूप से लेंस, आपने कभी भी आंख अगर बनी देखी होगी तो इस तरह से लेंस लगा होता है, और ये लेंस होता है उत्तल लेंस। इस तरह से लेंस, तो सामान्य रूप से आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। अगर कहें आंख में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आंख में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, फिर हमें मांसपेशियों द्वारा सीधा हो जाता है, उल्टा बनेगा, और इसके बाद कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसमें कैसा बन जाएगा,
आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बन जाता है, सॉरी दर्पण का लेंस के पीछे। तो इस तरह से याद रखें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और आंख में कौन सा लेंस होगा जाके, उत्तल लेंस होगा जाके समान रूप से। और अगर कहा जाए ऑपरेशन के दौरान कौन सा भाग लिया जाता है, कॉर्निया भाग। और रंगों का निर्धारण कौन करता है, तो वो करती है आइरिस। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। कौन सा ऐसा बाजार है जो कीमतों को नियंत्रण नहीं कर पाता है। अगर हम कहें बाजार क्या होता है, बाजार ऐसी प्रणाली है जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। बाजार क्या है, ऐसी प्रणाली जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। तो बाजार दो प्रकार के, एक प्रकार कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगात्मक बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगात्मक बाजार। एक होता अपूर्ण प्रतियोगात्मक बाजार, एक होता अपूर्ण। दो बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगात्मक या अपूर्ण प्रतियोगात्मक। जो पूर्ण प्रतियोगात्मक बाजार होता है वो कंपटीशन बोला जाता है, यानी जहां कंपटीशन होगा वहां पर मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सकता है। इस तरह से जो उसका आंसर है, कह रहा है बाजार में कीमतों का नियंत्रण असमर्थ है। यानी बाजार में यहां पर क्या होता है, जो कीमतें हैं वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, कीमतें नियंत्रण नहीं हो पाती। और यहां पर क्या होता है, कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। याद रखना, अपूर्ण प्रतियोगिता जहां पर कंपटीशन नहीं है, जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पर कीमतें निर्धारित रहेंगी, निश्चित रहेंगी। जहां पर कंपटीशन होता है वहां कीमतें निर्धारित नहीं होती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर होगा जाके पूर्ण स्पर्धात्मक। वो उसी कहते हैं पूर्ण स्पर्धात्मक, या कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगात्मक बाजार। तो दो प्रकार के बाजार याद रखना जिसमें, तो इसका आंसर क्या होगा जाके, तो इसका आंसर होगा जाके बी नंबर। उसमें ऑप्शन दिए गए, एकाधिकार बाजार क्या होता है, जहां पर एक विक्रेता और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो, एकाधिकार होता है, एकाधिकार बाजार कहलाता है। इस तरह से अल्पाधिकार का मतलब है जहां पर बेचने वाले बहुत ज्यादा हो, खरीदने वाले बहुत ही कम हो, उसे अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। इस तरह से ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला बात करें, अगला हम लोग क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है वायुमंडल के यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में मिलेगा, कौन सा मंडल है जहां सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो बताएं जरा कमेंट करके, कौन सा मंडल है जहां सबसे ज्यादा घनत्व मिलेगा। तो हम अगर मंडल की बात करें, वायुमंडल में, वायुमंडल की परतों की बात करें, तो सबसे पहला कौन सा मंडल मिलता है, सबसे पहला मिलता है क्षोभ मंडल, इसके बाद मिलता है ओजोन मंडल, इसके बाद मिलेगा समताप मंडल, इसके बाद मिलता है मध्य मंडल, इसके बाद मिलेगा आयन मंडल जिसे कहते हैं ताप मंडल, इसके बाद मिलता है वायुमंडल। अगर हम कहें क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में यहां पर मौसम संबंधी घटना होती है। ओजोन मंडल क्या होता है, यहां पर पराबैंगनी किरणों को बचा के रखता है, ये क्या करता है, किरणों से बचाता है। समताप मंडल की बात करें, यहां पर वायुयान उड़ते हैं। मध्य मंडल की बात करें, यहां पर क्या मिलता है, उल्कापिंड मिलते हैं। आयन मंडल की बात करें, यहां पर दूरसंचार उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं, दूरसंचार उपग्रह होंगे। अगर वायुमंडल की बात करें तो यहां पर क्या होता है, गैसें होती हैं, हाइड्रोजन होती है और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। दूसरी बात, अगर क्या इस मंडलों की परतें कैसी कैसी कितनी कितनी ऊंचाई तक होती हैं, तो क्षोभ मंडल की बात करें अगर हम लोग, तो क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई मिलती है वो मिलती है 0 से कह सकते हैं 18, क्योंकि ध्रुवों पर इसकी मिलती है 8 और ध्रुवों पर इसकी मिलती है, सॉरी ध्रुवों पर इसकी मिलेगी 8 और विषुवत रेखा पर इसकी मिलेगी 18। और ओजोन मंडल की बात करें, ओजोन मंडल मिलता है 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में। और समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल मिलता है, ये मिलता है 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में।
मध्यमंडल की बात करें तो ये मिलता है 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में। आयनमंडल की बात करें तो ये मिलता है 80 से 700 किलोमीटर की रेंज में। वायुमंडल जो मिलता है 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर की रेंज में ये पाए जाएंगे। इस तरह से अगर कहा जाए तो उसमें का सबसे ज्यादा घनत्व किसमें मिलेगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं, विभिन्न प्रकार के बादल गरजना, बिजली का चमकना, मौसम का बनना, ये सब घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। तो ये मिल जाएगा किसमें, क्षोभ मंडल में, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो भी समझ ले, जरा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैंने आपको बताया था एक्सोस्फियर कहते हैं, ई बन जाता है एक्सोस्फियर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आयनोस्फियर, आयनोस्फियर, या इसे कहते हैं थर्मोस्फियर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, थर्मोस्फियर बोलेंगे। थर्मोस्फियर क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं तापमंडल। मध्यमंडल को क्या कहते हैं, मीसोस्फियर, मीसोस्फियर। और समताप मंडल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद इसे क्या कहते हैं, ओजोनोस्फियर, ओजोनोस्फियर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो याद रखना ये हमने क्या लिखा है, ये क्रम लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का। E5 है, कह सकते हैं ई, इसके बाद पहले आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा, ये थोड़ा बीच में प्रवेश कर जाता और टी आ जाएगा। अगर हम कह सकते हैं ये ऊपर से नीचे का क्रम है, EIMST, तो क्या मिलेगा, EIMST। ये आप याद रखना। इमिस्ट, तो याद रखें, क्या रखेंगे याद, इमिस्ट, इमिस्ट याद रखेंगे। इमिस्ट ऊपर से नीचे का एक क्रम है। इस तरह से सबसे घनत्व वाला मंडल अगर कहें तो इसका आंसर कौन सा मिल जाएगा, इसका आंसर होगा जाके ए नंबर। क्या मिलेगा जाके, इसका आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान डैश लिखा हुआ है, उसमें कुछ भरना है, से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। किस प्रकार की वो, तो वहां पर क्या कहा जाएगा, तो जब कोई वस्तु, दो होती है वस्तुएं, या तो चाल से चलेंगी या तो कोई वेग से चलेंगी। तो जब कोई वस्तु चलती है, जैसे मैंने कहा यहां पर एक वस्तु, ये इस तरह से मैंने एक डोरी ली और डोरी लेकर मैंने उससे गिट्टा बांधा और उस गिट्टे को चारों तरफ घुमा दिया, तो एक वृत्त बन गया। और उस वृत्त को, ये एक वृत्त बना, मैंने यहाँ पर डोरी ली, डोरी लाके यहाँ पर पत्थर बांधे, चारों तरफ घुमाया, तो उस बिंदु से चारों तरफ दिशा बनेगी। जहां जहां पर वो बिंदु जाएगा, इस तरह से उसकी एक दिशा होगी, जाके उस दिशा से वो गति करता रहता है चारों तरफ। तो अगर कहा एक समान वेग से नहीं, क्योंकि वेग कभी समान नहीं होता है, वेग सदिश राशि है, वेग कैसी सदिश राशि है, और चाल कैसी है, अदिश राशि है। तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में क्या होगा, वेग परिवर्तनशील होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन ये अपरिवर्तित रहेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। इसीलिए उसमें लिखा है एक समान, या कह सकते हैं एक समान। तो याद रखना एक समान चाल से, तो वहां पर भरा क्या जाएगा, एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चलती है तो उस वस्तु का पथ कैसा बन जाता है, एक वृत्ताकार बन जाता है इस तरह से। तो क्या आंसर आ जाएगा, इस तरह से वहां पर चाल आंसर मिलेगा, और चाल का आंसर इस तरह से वहां पे क्या मिलेगा, ए नंबर आंसर मिलेगा। तो ध्यान देना, मैंने कहा वेग कैसी राशि, सदिश राशि है, और चाल कैसी राशि, अदिश राशि है। इसी तरह से एक शब्द आता है विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि, जबकि दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। इसी तरह से शब्द आता है भार, भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब कैसी राशियां होती हैं, ये सब भी अदिश राशियां हैं। कैसी राशि है, अदिश राशि है। जैसे बल कह दे, संवेग कह दे, बल, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें,
अब 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट के क्वेश्चन आते हैं, वो 4 क्वेश्चन करंट के हैं, तो सुन ले जरा करंट में कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह झील किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये नई दिल्ली में है और वही नई दिल्ली की झील है जिसे एक राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा जाके, ए नंबर आंसर बनेगा जाके। क्या नंबर आंसर बनेगा जाके, 37 का आंसर क्या होगा जाके, 37 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी विराट कोहली ही बने थे, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद करंट का क्वेश्चन अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया, और यह कैंसर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो जब उस समय इनका पंजाब दौरा चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने अभी हाल ही में अक्टूबर में इन्होंने मोहाली में, कहां पर, इसका आंसर क्या होगा जाके, 39 का आंसर सी होगा जाके, और मोहाली में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 40 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन तुम्हें करंट के मिलेंगे एसएससी में। और अंतिम क्वेश्चन है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, वह किस देश की हैं, किस देश की हैं। तो आंसर आ जाएगा ए नंबर 40 में, क्या आएगा, ए नंबर बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट हुआ। जैसा कि आप लोगों ने कहा, मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करते रहना और कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, सभी लोग कमेंट किया करें, क्वेश्चन कुछ पूछा करें, मुझे मजा आए कुछ, ठीक है, और आपको कुछ अच्छा अच्छा बताया जा सके और सजेशन दिया करें। ठीक है, जय हिंद।